मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरक्लोरेमिया के बारे में, क्योंकि क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसीलिए इसमें इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है, हाइपरक्लोरेमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एज इज इंडिकेटेड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोराइड इन दी ब्लड, यानी कि ब्लड में क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट एग्जिस्ट व्हेन सीरम लेवल एक्सीड्स 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि 108 से अगर ज़्यादा हो जाएगी क्लोराइड की अमाउंट ब्लड में तो हम बोलेंगे कि हाइपरक्लोरेमिया हो गई है उस इंडिविजुअल पर्सन को। इसके कॉजेज़ क्या क्या है, क्या कारण है? सबसे पहला कारण है एक्सेसिव क्लोराइड इनटेक। बहुत ज़्यादा क्लोराइड अगर हम अपने डाइट में ले लेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि क्लोराइड अकेले नहीं रहता है, ये किसी न किसी कंपाउंड के साथ रहता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ होगा तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ होगा तो पोटेशियम क्लोराइड। ये अकेले ब्लड में नहीं रहता है, ये कंबाइंड होकर के रहता है कोई ना कोई कंपाउंड के साथ। तो एक्सेसिव अगर क्लोराइड की इंटेक कर लेंगे उस कंडीशन में हो जाएगी। उस कंडीशन में हम क्या एक्सेसिव कर लेंगे, इंटेक हाइपर इंजेक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अगर हम ज़्यादा ले लेंगे अपने बॉडी में, या फिर हम आईवी इंट्रावेनसली के थ्रू नॉर्मल सेलाइन को ज़्यादा ले लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा ले लेंगे, उस कंडीशन में भी बॉडी के ब्लड में क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर यूरेटो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। यूरेटो इंटेस्टाइन का मतलब है कि यूरेटर के आसपास की जो ब्लड वेसल है और इंटेस्टाइन के आसपास की जो ब्लड वेसल्स है उन दोनों को साथ में रिलेट कर दिया जाता है ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो रुके ना। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेटेरो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। उस कंडीशन में भी जब हम यूरेट्रो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस करते हैं उस कंडीशन में भी क्लोराइड की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो सकती है। दूसरा कॉज क्या है, सर्टेन ड्रग्स। सर्टेन ड्रग्स में आ गया हमारा डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स में क्या एग्जांपल्स आ गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। और ये कब दिए जाते हैं, ग्लूकोमा के पेशेंट को, आइडियोपैथिक एंड इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन के कंडीशन में। मींस ब्रेन के अंदर की जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन में पेशेंट को हम ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस डाईयूरेटिक से भी ब्लड में क्लोराइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो सकती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हम हार्मोन्स अगर किसी लेडीज़ में या फिर जनरली ये वुमेन में ही होती है, तो अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट हम करते हैं, हार्मोन की अगर गड़बड़ी है किसी पेशेंट को, अगर हम उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, उसके कारण भी ब्लड में क्लोराइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी हम तब यूज़ करते हैं इस वर्ड को जब एक से ज़्यादा यानी कि अगर 5 से ज़्यादा अगर मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, मोर देन 5, तो उस कंडीशन को हम पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें हम पॉलीफार्मेसी के केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर की डिजीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की डिजीज़ हो गई। इससे बहुत सारे ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर बहुत कोई सीरियस कंडीशन है, सीरियस कोई ट्रॉमा हो गया है, उस कंडीशन में भी बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलीफार्मेसी के केस में भी बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करने की कंडीशन के कारण भी क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हीमो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगी, इसमें इंक्रीज कर जाती है सेलुलर एलिमेंट्स इन ब्लड में जो सेल की जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किस कारण होगी, फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अगर फ्लूइड अगर लॉस हो गई है पेशेंट की, उस कंडीशन में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। वॉमिटिंग, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो गई है तो ऑटोमेटिक जो आरबीसीज है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। डायरिया के केस में, स्वेटिंग के केस में, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने के कारण, या फिर हाई फीवर में भी बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन में क्लोराइड की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स ब्लड अगर एसिडिक हो गया हो, उस कंडीशन में भी ब्रेन स्टेम इंजरी। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आते हैं, मिड ब्रेन आती है, पॉन्स आती है और मेडुला ऑब्लांगाटा। ये तीनों मिल करके ब्रेन स्टेम बनती है। ठीक है, इन तीनों मिल करके सबसे पहले आती है पॉन्स, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे पॉन्स आएगी, लिख देती हूँ, पॉन्स, देन फर्स्ट इज मिड ब्रेन, देन पॉन्स, देन मेडुला ऑब्लांगेटा,
मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों मिल करके फिर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अगर ब्रेन स्टेम में इंजरी हो गई है उस कंडीशन में भी क्लोराइड की अमाउंट हो सकती है। और ये सभी क्या कॉज करती है? ये सभी कॉज करती है न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन। न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन मीन्स पेशेंट सही से डीप ब्रीदिंग तो लेगा लेकिन वो रैपिड ब्रीदिंग लेगा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। क्यों? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है अपने बॉडी से, क्योंकि ब्लड वहाँ पे एसिडिक हो गई है। एसिडिक होने के कारण वो ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई है। तो उस कंडीशन में भी क्लोराइड की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं हाइपरक्लोरेमिया के? साइन एंड सिम्टम्स को हम देख लें। सबसे पहला है फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस मीन्स बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। हाइपरवोलेमिया, हो सकती है कि पानी की जो मात्रा है वो कम भी हो जाए और वो ज़्यादा भी हो जाए। वोलेमिया मीन्स फ्लूइड होती है और हाइपर मीन्स एक्सेस, यानी कि वाटर की जो अमाउंट है वो एक्सेस भी हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स सोडियम की जो अमाउंट है ब्लड में वो ज़्यादा हो सकती है। टेकिपनिया, पेशेंट बहुत ज़्यादा डीप और रैपिड सांस लेगा और उसको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन को हम टैकिपनिया बोलते हैं। वीकनेस होगी पेशेंट को। लेथार्जी मीन्स कमज़ोरी होगी पेशेंट को। डिमिनिस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। वो सही से कोई भी अपना डिसीजन यानी कि डेली जो वर्क है, डेली रूटीन है, वो भी सही से नहीं कर पाएगा पेशेंट। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर डायबिटिक का केस है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उस कंडीशन में क्लोराइड की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा? तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें ब्लड की जो शुगर लेवल है, उसके जो ब्लड की शुगर है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। कस्मॉल्स ब्रीदिंग मीन्स रैपिड ब्रीदिंग लेगी, वो भी जल्दी जल्दी सांस लेगा और उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। और होती है जब ब्लड का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है उस कंडीशन में। वीकनेस मीन्स कमज़ोरी होगी पेशेंट को। इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्यास लगेगी। अगर क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में और उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ है, उस पर्सन का, उस पेशेंट का सही से हम ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे और लंबे समय तक ये कंडीशन उसके साथ रहेगी, उस केस में उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। मीन्स जो ब्लड हार्ट जो पंप करके ब्लड बॉडी में भेजती है वो कम हो जाएगा। डिसरिथमिया मीन्स हार्ट का जो रिदम है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट सही से फंक्शन नहीं करेगी, हार्ट बीट सही से प्रॉपरली उसका फंक्शन नहीं करेगा। कोमा में जा सकता है पेशेंट, या फिर उसकी जो सोडियम लेवल है वो ज़्यादा हो सकती है और हो सकती है कि उसके बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपरक्लोरेमिया के। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे किसी भी पेशेंट का, उसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो। ये मैंने नहीं लिखा है लेकिन ये आपको हमेशा एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा। तीसरा है सोडियम का जो सीरम का जो क्लोराइड है, यानी कि ब्लड में जो क्लोराइड की अमाउंट है वो हम पाएंगे कि 108 ml इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गई है और जिसकी पीएच है वो भी एसिडिक हो गई है, इसीलिए 7.35 से कम हो गई है पीएच। मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं? अगर सीवियर हाइपरक्लोरेमिया है पेशेंट को तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे पेशेंट को, इंट्रावेनसली देंगे थ्रू वेन्स, ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा सके। रीनल एक्सक्रीशन बढ़ने के कारण यूरिन में क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा एक्सक्रीट होगी, क्लोराइड ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, इसके कारण बॉडी में क्लोराइड की जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बैलेंस हो पाएगी। अगर माइल्ड हाइपरक्लोरेमिया है, अगर माइल्ड है उस कंडीशन में हम लैक्टेटेड रिंगर्ड सॉल्यूशन देंगे। ये क्या करती है? ये जा करके लीवर में, जब ये लीवर में पहुंचती है तो उस वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट में। सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने के कारण ब्लड जो एसिडिक है वो वहाँ पे जा करके उसको मेंटेन करती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। इसीलिए हम लैक्टेटेड रिंगर्ड सॉल्यूशन देंगे पेशेंट को। उसके बाद डाययूरेटिक्स हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ताकि जो यूरिन है वो ज़्यादा पास कर सके पेशेंट और क्लोराइड ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट हो सके, ताकि बॉडी में क्लोराइड की अमाउंट बैलेंस्ड रह सके। सोडियम नहीं देंगे पेशेंट को क्योंकि सोडियम क्लोराइड के साथ रहती है, तो सोडियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्लोराइड कभी अकेले नहीं रहती है, साथ में कंपाउंड के साथ में कॉम्बिनेशन में रहती है। तो उस कंडीशन में हम सोडियम नहीं देंगे पेशेंट को, फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है, इसीलिए फ्लूइड भी नहीं देंगे। और क्लोराइड भी हम पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं।
आज हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।